हम लोगों ने डिस्कस करा लास्ट टाइम फॉर्म्स, ठीक है। तो ये फॉर्म्स आई थिंक यू हैव क्लियर दिस फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में हमने जो जो चीज़ें पढ़ी वो प्रीवियस रिकॉर्डिंग वीडियो में आप देख सकते हो। उसके बाद इसमें कुछ टॉपिक और हो गए थे जो रह गए थे, जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। जैसे कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे किसी ने मुझे ओस ओस बोला था, तो ओस को हिंदी हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, ड्यू होता है। फिर एक वर्ड है फॉग, फिर फ्रॉस्ट एंड मिस्ट, ठीक है। तो ये 4 वर्ड्स हैं। ये 4 वर्ड्स जो है, हालांकि ये प्रेसिपिटेशन के अंदर नहीं है। दीज आर नॉट द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब ही क्या होता है कि ये आपका क्लाउड है, एंड क्लाउड से आपको जो वाटर मिल रहा है उसको आप क्या कहते हो, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, क्लियर। अब ये जो आपको वाटर मिल रहा है, H2O मिल रहा है, इसके बहुत सारे फॉर्म्स है। और वो बहुत सारे फॉर्म्स, जैसे कौन कौन से फॉर्म्स थे, वो हमारी रेन थी, ठीक है। रेन के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, ड्रिजल कर सकते हैं, ड्रिजल लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा स्नो था, स्लीट, ठीक है। और थर्ड टाइप में हमारा क्या था, हमारे थे ग्लेज, ग्लेज कॉमा स्लीट, इस तरीके से भी। ये तो 3 तरीके के मैंने आपको इस तरीके से बताया ताकि आप लोग इसको याद भी कर लो, ठीक है। और इसके अलावा स्नो में ही हम क्या कर सकते हैं, हेल को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए आपके पास 6 है टोटल प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स। वी हैव 6 फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस, एंड आई एम टेकिंग दीज 2 इन द वन बिकॉज आपको पता है कि क्या चेंजेस है इसमें। इसमें ड्रिजल और रेन में इंटेंसिटी एज वेल एज साइज का चेंज है। स्नो में भी क्या है, साइज का चेंज है। ग्लेज और शीट में क्या है, फॉर्मेशन का चेंज है कि बनती कैसे है। ग्लेज में कांटेक्ट आने पे लेयर बनेगी, ठीक है। अर्थ सरफेस पे जब कांटेक्ट होगा तो लेयर बनेगी, बिकॉज द अर्थ सरफेस टेम्परेचर इज सब फ्रीजिंग टेम्परेचर। स्लीट में इट विल फ्रीज बिफोर द कांटेक्ट टू द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो वो हवे में ही कन्वर्ट हो जाएंगे स्नो के फॉर्म में, और उसके बाद एक लेयर बनेगी, तो स्लीट ये होता है। तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा जो 4 वर्ड्स थे वो ये थे ड्यू, फॉग, मिस्ट और फ्रॉस्ट। तो इनके बारे में बताना है। तो ड्यू क्या होता है, ड्यू हम लोग कहते हैं ओस को, ठीक है। हिंदी में ड्यू, ओस, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग क्रिकेट स्टेडियम में बहुत सुनने को मिलता है कि अब ड्यू पड़ने वाली है। तो देखो ड्यू होता क्या है कि ड्यू में जो आपके, सपोज मान लीजिए दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ठीक है। और ग्राउंड लेवल, इसको और ऐसे बना देता हूँ, इरेगुलर बना देता हूँ। ग्राउंड लेवल पे आपके पास वेजिटेशन है, तो वेजिटेशन को मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट द ट्री, जैसे छोटे छोटे प्लांट भी ले लीजिए, चलो ये लीव ले लीजिए, ठीक है, ये एक प्लांट है। तो ये जो वेजिटेशन होती है, तो अब जो टेम्परेचर है वो वेरी कूल डाउन हो चुका है, ठीक है, कूल डाउन हो चुका है। अगर इसका टेम्परेचर कूल डाउन हो चुका है तो जो वार्मर एयर है, वार्म एयर है, वो क्या होगी, कंडेंस होगी। क्या होगी वो, कंडेंस होगी। किसकी वजह से, इस कोल्ड ग्राउंड सरफेस की वजह से। इज इट क्लियर। जो ये वार्म एयर है ये जब कंडेंस होगी, तो कंडेंस होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगी वेजिटेशन के ऊपर, ठीक है। अब ये आपको सॉइल में क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि सॉइल में अगर आपको ये वाटर ड्रॉपलेट होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अंदर की तरफ इनफिल्ट्रेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे,
क्या हो जाएंगे ये? इनफिल्ट्रेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस वर्ड को भी मेंशन हाईलाइट कर लीजिए, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको जो ये वेजिटेशन है इसके ऊपर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, इसको हम कहते हैं ड्यू। क्या कहते हैं इसको? ड्यू कहते हैं। ये कूल डाउन टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर जिससे अर्थ जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर अगर ऐसा टेम्परेचर आया जब ड्यू फॉर्मेशन हो जाता है तो हम इसको कहते हैं ड्यू पॉइंट। क्या कहते हैं इसको? इस टेम्परेचर को क्या कहेंगे? ड्यू पॉइंट। इज इट क्लियर? देखिए ये प्रेसिपिटेशन का फॉर्म नहीं है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। किसका फॉर्म है ये? किसका फॉर्म है? कंडेंसेशन का फॉर्म है, ठीक है। ड्यू इज द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। अनदर फॉर्म जो है इसके अंदर वो क्या है? हमारा फॉग, ठीक है। सो फॉग में क्या होता है? फॉग में क्या होता है? जो आपकी एयर होती है, देखो होता क्या है फॉग में, एयर में आपके जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब जब ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट इसमें मिक्स हो जाते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो विजिबिलिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। सो दिस इज द एक्शन ऑफ फॉग, ठीक है। और वी कैन से दैट दिस इज द लिमिटेशन ऑफ फॉग की विजिबिलिटी उसमें कम हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो मिक्स हो रही हैं एयर के साथ वो फॉर्म कैसे होती है? अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ कंडेंसेशन, मैंने अभी बताया आपको। तो कंडेंसेशन प्रोसेस से ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट बनती है, लेकिन वो कैसे बनती है वो आप लोग इसमें देख लीजिए कि अगर आपका ये एक कोई मीडियम है, अभी के लिए मैं इसे ग्राउंड सरफेस से मेरे पास एक रिवर या ओशियन थी, सो दिस इज माय रिवर और ओशियंस, ठीक है। रिवर और ओशियंस है और यहां से रेड जोन से क्या आ रही है? वार्म एयर आ रही है, वार्म एयर आ रही है, ठीक है। और सर्दियों के टाइम पे ही आपको फॉग देखने को मिलता है, उसका रीजन ये है कि इसके ऊपर जो एयर पैकेट है पूरे इस रीजन में, वो एयर पैकेट क्या है? कोल्ड है। तो दिस इज ऑल्सो ए कोल्ड टेम्परेचर जोन, ठीक है। तो जो फॉग बनेगी जब वार्म एयर दो कोल्ड, क्योंकि रिवर और ओशन भी क्या होंगे सर्दियों में रात के वक्त क्या हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं, तो कोल्ड टेम्परेचर जोन यहाँ पे भी होगा। तो दो कोल्ड टेम्परेचर जोन के बीच में अगर वार्म एयर ट्रैप्ड हो जाती है, क्या हो जाती है? वार्म एयर ट्रैप हो जाती है, तो ये क्या होगी? कंडेंस होगी। क्या होगी? ये कंडेंसेशन क्रिएट होगी। अब इस वार्म एयर में कंडेंसेशन की वजह से क्या हो जाएंगे? वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगे, ठीक है। बट दीज आर द वेरी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। क्या है ये? वेरी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है। तो इस चीज को जो यहां पे बनी है इसको हम कहते हैं फॉग। क्लियर? अब ये वार्म एयर कब होता है? दिस वार्म एयर अकर एट द डे टाइम। डे टाइम पे वार्म एयर हुआ, कंडेंसेशन हुआ कब होता है? नाइट टाइम पे। कंडेंसेशन कब होगा? नाइट टाइम पे। इसीलिए आपको जो मॉर्निंग में जो आपको व्यू मिलता है, जो सीन मिलता है प्लेन एरिया में या माउंटेन एरिया में, आपको वहां पे फॉगीनेस देखने को मिलता है, स्पेशली इन द विंटर। तो समझ गए? फॉग इज अ पार्ट ऑफ कंडेंसेशन। किसी को कंडेंसेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? कंडेंसेशन मतलब समझते हो ना क्या होता है? मैं एक बार फिर से पूछ लेता हूं। अमन सिंह, विपुल, पुंडीर, दीपेंद्र गुसाई, आपको ये समझ में आ गया कंडेंसेशन?
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉस्ट, द थर्ड वन इज फ्रॉस्ट। अब फ्रॉस्ट क्या है? इट इज अकर ओनली ऑन सॉलिड बॉडी और द सरफेस, सॉलिड सरफेस पे होते हैं ये, ठीक है, ठीक है। तो आपकी कार में भी ये, कार की जो विंडशील्ड होती है, जो आपका ग्लास होता है, उस पर देखने को मिलता है। तो फ्रॉस्ट में क्या होता है कि जो आपके जो वाटर वेपराइजेशन है, ये जो गैस है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस, देखिए वाटर का जो मीडियम है वो अभी गैस है, ठीक है। गैस मीडियम सीधा कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आपकी विंडशील्ड है उस पर अगर इस तरीके से आपके सॉलिड फॉर्म क्रिएट हो जाए या सॉलिड फॉर्म जनरेट हो जाए, ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म किसके हैं? वाटर के हैं। बट वाटर कैसे इसमें आया? वाटर इसमें लिक्विड मीडियम में नहीं आया, वाटर इसमें डायरेक्टली गैस मीडियम में आया, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? फ्रॉस्ट। क्या कहेंगे इसको? फ्रॉस्ट कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज आप मार्केट में गए, ये आपका स्टील गिलास है, ठीक है, स्टील गिलास। आप मार्केट गए, मार्केट से आप माउंटेन ड्यू लेकर आ गए, ठीक है। माउंटेन ड्यू जो शॉपकीपर है उसने आपको वो बिल्कुल एकदम चिल्ड दी। तो जैसे ही आप इसको ट्रांसफर करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखोगे इस गिलास के चारों तरफ कुछ वाटर ड्रॉपलेट बन जाएंगी। अब ये वाटर ड्रॉपलेट क्यों बनी? बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वार्म एयर विच इज सराउंडिंग दिस ग्लास। जो वार्म एयर इस ग्लास के सराउंडिंग में थी, ठीक है, जो वार्म एयर इस सराउंडिंग में थी, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, जैसे आपने चिल्ड माउंटेन ड्यू इस गिलास में डाला तो इसके सराउंडिंग में क्या हो गया? ये कंडेंसेशन हो गया वार्म एयर, ठीक है। तो ये तो लिक्विड के फॉर्म में हुआ, लेकिन अगर इतना टेम्परेचर हो जाए, इतना रिड्यूस टेम्परेचर कर दे आपका, जो सपोज चिल्ड है, ये इतना ठंडा कर दे कि आपके एक लेयर इसके ऊपर बन जाए, ग्लास के ऊपर ये जो लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड की जगह पे सीधा क्या बन जाए? एक सॉलिड लेयर बन जाए चारों तरफ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्रॉस्ट। क्या हो जाएगा? ये फ्रॉस्ट, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर का भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। वहां पे क्या होता है? फ्रॉस्ट बाइट होता है। क्या होता है? फ्रॉस्ट बाइट होता है। तो फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है वहां पे? क्योंकि उन्होंने पूरे कपड़े पहने रहते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, तो इसके बॉडी में, बॉडी के सेल से क्या निकलता है? स्वेट्स होती है, और वो स्वेट्स जैसे ही निकलता है वैसे ही वो क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। तो उसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट। तो इसीलिए वहां पे क्या करते हैं? वो ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, ठीक है। मतलब वहां पे इस तरीके के आपको इनर्स या लाइनर पहनने पड़ते हैं जो आपके स्वेट्स को निकलने ही ना दे बॉडी से। So this is the frost bite action which is occur only due to the temperature। ऐसा टेम्परेचर जो कि आपके वार्म एयर, सराउंडिंग वार्म एयर को, या जो उसमें अवेलेबल मॉइस्चर है, मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर एज द गैस, तो ये जो मॉइस्चर है इसको डायरेक्टली क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट एक्शन, ठीक है। I hope you understand this. And the last one is mist. अब मिस्ट जो जनरली होती है वो मिस्ट हमारी क्या होती है? कहाँ होती है? माउंटेन माउंटेन रीजन्स में होती है, या फिर फॉरेस्ट रीजन में होती है, ठीक है। मैं अभी आपको पिक्चर से भी इसको दिखा दूंगा। तो मिस्ट क्या होती है? एक तरीके से फॉग जैसी ही होती है, बस एक चीज का होता है कि मिस्ट में, फॉग में क्या होता है? बहुत ही टाइनी वाटर ड्रॉप्स होते हैं, बहुत ही ज्यादा, जो आपको दिख नहीं सकते, जिसकी वजह से क्या होती है? विजिबिलिटी पुअर होती है, विजिबिलिटी पुअर होती है। लेकिन मिस्ट में क्या होते हैं? जो आपके वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो, उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, दैट आर मिक्स्ड विद एयर, सो दैट द विजिबिलिटी
will be high enough that you can see 1 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, या 1 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट पे जो चीज होगी वो आप देख सकते हो, ठीक है। और फॉग में क्या होता है, फॉग में आपकी जो विजिबिलिटी होती है 1 किलोमीटर से भी डाउन की रहती है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉग एंड मिस्ट। दोनों का प्रोसेस सेम ही है कि बनते कैसे हैं, बस ये है कि अगर इनका डायग्राम बनाया जाए तो मैं इनका डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ। सपोज एक कंपैरिजन के डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। दिस इज माय फॉग एंड हियर वी हैव मिस्ट, ठीक है, फॉग और मिस्ट। तो जो फॉग होगा उसमें जो आपके टाइनी पार्टिकल्स होंगे वो इस तरीके से होंगे, ठीक है। पर मिस्ट में पार्टिकल्स बड़े होंगे लेकिन डिसकंटिन्यूस होंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि जो छोटे पार्टिकल्स होंगे उनसे विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी, जो बड़े पार्टिकल्स होंगे उससे विजिबिलिटी ज़्यादा होगी। इसमें एक चीज़ होता है, क्योंकि विजिबिलिटी इसमें क्या है, विजिबिलिटी क्या है 1 किलोमीटर से भी कम होती है, और इसमें जो विजिबिलिटी होती है वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा की होती है, ठीक। तो बेसिकली अगर आपको कभी चेक करना है तो वो ये विजिबिलिटी के बेसिस पे ही आप चेक करिए। थर्ड हब ये कहते हैं कि दीज आर द डेंसर एंड दीज आर लेस डेंसर कंपैरेटिवली, ठीक है। तो याद रखिएगा कंपैरेटिवली, दिस इज द थर्ड, दिस इज द सेकंड वन एंड हियर वी हैव द फर्स्ट वन, ठीक। एंड देन वी हैव गॉन टू द पिक्चर लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉग किस तरीके से आपकी विजिबिलिटी इस फिगर में देखिए, फॉग इस पिक्चर में आपको देखने को मिल सकता है कि फॉग यहाँ पे जो दिख रहा है वो आपकी विजिबिलिटी को किस तरीके से चेंज कर रहा है। इट इज कंप्लीटली हिंडरेंस कि आप देख सकते हैं। बट जो मिस्ट है वो देखिए पहाड़ों के ऊपर आपको होता है हल्का हल्का, जिसको कुहासा कहते हैं। कुहरा और कुहासा दोनों में देखिए हिंदी को भी ध्यान दीजिए। और थर्ड वन इज जो हमारा होता है स्मोक, या फिर इसे हम हेज भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स की जगह पे क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। एंड दीज सॉलिड पार्टिकल्स आपके नियर बाय एरिया से ही कलेक्ट होते हैं। अब ये नियर बाय एरिया में जो एक्टिविटी हो रही है उसके बेसिस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के सॉलिड पार्टिकल्स हैं। सम टाइम इट इज पॉल्यूटेंट, जैसे दिल्ली में कई बार ये स्मोक लग जाता है, ठीक है, तो उसको हम हेज कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका धुआंसा, इसको ऐसे कहते हैं। इसका एक एग्जांपल, अगर आपको मिस्ट का और एग्जांपल देखना है तो जो माउंटेन्स के ऊपर आप देखते हो इस तरीके से जब आप फोटोग्राफी करते हो, तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, दिस इज अ मिस्ट, क्लियर। Yes, sir. ओके, सो दिस आर द 4 टाइप ऑफ कंडेंसेशन, ये हमने आज पढ़ लिया। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन से पहले मैं थोड़ा आपको ये वाटर साइकिल समझा देता हूँ ताकि इजी रहे। तो अभी क्योंकि हमने सबसे पहले प्रेसिपिटेशन पढ़ा था तो प्रेसिपिटेशन में ही हम जा रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये साइकिल है तो वी कैन नॉट से दैट फर्स्ट स्टेप ये है या सेकंड स्टेप ये है, बस हमें ये पता है कि इस स्टेप के बाद ये होता है और इससे पहले ये स्टेप होता है। तो इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैंने प्रेसिपिटेशन से स्टार्ट किया। सो प्रेसिपिटेशंस अकर ड्यू टू द क्लाउड, और ये जो क्लाउड होते हैं ये किसकी वजह से बनते हैं, कंडेंसेशन की वजह से बनते हैं। ट्रांसपोर्ट होते हैं विंड की वजह से। ये कंडेंसेशन क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे जो वेपर फॉर्म्स होते हैं ओशियन से ड्यू टू द सनलाइट, ये वेपर क्या होते हैं, वार्मर होते हैं। और हमें पता है वार्मर एयर ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है। जब वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है तो ऊपर जो टेम्परेचर होता है ट्रोपोस्फीयर में वो लो होता है, तो उस वजह से कंडेंसेशन प्रोसेस होती है। कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से हमारे क्लाउड बनते हैं, क्लाउड विंड की वजह से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये हम पढ़ चुके थे मोटा मोटा, ठीक है। इसके बाद प्रेसिपिटेशन के बाद की चीजें मैं आपको थोड़ा और बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे।
तो प्रेसिपिटेशन जब होता है वो डिफरेंट फॉर्म्स में होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद फॉर्म्स के बाद यहीं पे ही हम एक फिगर बना के आपको समझा देता हूँ, क्योंकि उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये सपोज आपका लैंड है, तो एक एक करके थोड़ा समझा देते हैं। दिस इज योर क्लाउड। यहाँ से आपका प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हुआ। फॉर करंट एग्जाम्पल आई एम टेकिंग रेन। क्या ले रहा हूँ मैं? रेन ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये रेन जब हुआ तो ये जो आपका लैंड है लिथोस्फेयर, तो सबसे पहले इस लैंड में कुछ स्ट्रक्चर होंगे, तो कुछ स्ट्रक्चर्स हम लगा देते हैं। तो पहले तो एक वेजिटेशन के लिए मैंने प्लांट इस तरीके से बना दिया, ट्री, और घर भी होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाटर ड्रॉपलेट जो इनके ऊपर गिरा, इन ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो क्या होगा? देखो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो फर्स्ट रेन वाटर या शुरू के टाइम पे जो बरसात गिरी होगी वो क्या होगी? वेपराइज हो जाएगी। तो वो वेपराइज होके क्या होंगे हमारा, वो क्या कंसिडर करेंगे हम उसको? लॉस कंसिडर करेंगे। क्या करेंगे उसको? लॉस कंसिडर करेंगे। तो वो वाटर हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया ना, वो रेन हमारी क्या होगी? लॉस हो गई। तो उसको हम कहते हैं, जो शुरू में लॉस हुआ है ड्यू टू वेजिटेशन और दीज टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइक हाउस, इंडस्ट्री, या जो भी आपके जिसके ऊपर, जो भी सरफेस के ऊपर हमारा रेन शुरू में गिरता है, उसमें एक वाटर लॉस होता है जिसको हम कहते हैं इंटरसेप्शन लॉस, ठीक है। और ये इंटरसेप्शन लॉस यहाँ जो सॉइल अवेलेबल होगी लैंड के ऊपर इस तरीके से, क्योंकि ये सॉइल का जो टॉप सरफेस है वो भी तो वार्म होगा। तो जैसे ही इस पे फर्स्ट ड्रॉपलेट ऑफ रेन गिरेगी तो वो वार्मनेस की वजह से वो रेन क्या हो जाएगी? इवेपोरेट हो जाएगी। तो इंटरसेप्शन लॉस आपको समझ में आ गया। जो शुरुआत में जो रेन आती है उसमें जो वाटर लॉस होता है उसको हम इंटरसेप्शन लॉस कहते हैं। ये क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इज इट क्लियर? मूव करूं मैं आगे? ठीक है। उसके बाद रेन का फर्स्ट स्टेप में तो आपको ये समझ में आ गया। सेकंड स्टेप में जो वाटर है वो कहाँ जाएगा? धरती के अंदर जाने की का, ठीक है। तो ये धरती के अंदर जब जाता है वाटर, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस स्टेप को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन, क्लियर? ये जो वाटर इसके अंदर गया उसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। अब ये इनफिल्ट्रेशन कब तक होगा? ये इनफिल्ट्रेशन तब तक होगा कि जब तक सॉइल सैचुरेटेड ना हो जाए। क्या ना हो जाए? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है? 100% सैचुरेटेड ना हो जाए, मतलब जो वॉइड्स होंगे इस पूरे लेयर में, जो वॉइड्स वो दे विल कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। तो तब तक ये इनफिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। और जब ये सैचुरेटेड हो जाएगा उसके बाद जो वाटर है आपका, वो वाटर क्या होगा? वो वाटर अब अंदर ना जाने की वजह से क्या हो जाएगा? बाहर मूव करना शुरू करेगा। तो ये सरफेस के बाहर ही मूव कर रहा है। तो ये सरफेस के बाहर मूव कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? सरफेस फ्लो, ठीक है। और इट इज अ पार्ट ऑफ रन ऑफ, क्योंकि रन ऑफ, ठीक है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है मैं यहां पे लिख लेता हूं, दिस इज रन ऑफ। रन ऑफ हो रहा मतलब देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन देखिए आप डायरेक्शन भी देख सकते हो। जो रन ऑफ हो रहा है वो आपका जिस स्लोप में आपका माउंटेन है या लैंड है उस डायरेक्शन में हो रहा है। इनफिल्ट्रेशन टुवर्ड द ग्रेविटी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होता है, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी होता है, ठीक। इज इट क्लियर? अरे क्लियर है ना? इसको अच्छे से समझिए क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद ये रन ऑफ टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एज आई टोल्ड यू। द फर्स्ट वन इज सरफेस, जो अभी दीपांशु ने बोला, सरफेस रन ऑफ जो सरफेस के ऊपर है। और एक आपका क्या होगा? एक आपका इस तरीके से धरती के अंदर, ज्यादा अंदर नहीं, जस्ट थोड़े से ही डेप्थ पे मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा, इसको हम कहते हैं सब
सरफेस रन ऑफ। ठीक है, अभी डायग्राम समझेंगे तो आपको और समझ में आएगा। इसके ऊपर हमारा क्या होता है, हमारे पास एक वाटर टेबल भी होती है। क्या होती है हमारे पास, दिस इज वाटर टेबल। दो इम्परमिएबल लेयर के बीच हमारे क्या होती है, वाटर टेबल होती है। ग्राउंड वाटर टेबल क्या होती है, ग्राउंड वाटर टेबल। तो देखिए 100% सैचुरेशन अगर सॉइल में हो गया, ठीक है, 100% सैचुरेशन हो गया, उसके बाद पानी इस सॉइल में और आएगा तभी, जब यहां से पानी सॉइल लेयर से पानी ग्राउंड वाटर टेबल में मूव करेगा, तभी तो होएगा ना। और ये जो मूवमेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, परकुलेशन। क्या कहते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, आप लोग सुन रहे हो? यस सर। ठीक है, परकुलेशन। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है, दिस इज द बिटवीन टू इम्परवियस लेयर, मतलब नीचे वाली तो परवियस होगी, ऊपर वाली तो परवियस है। मतलब परवियस लेयर का मतलब ये है कि आपका इसमें कोई वाटर आ सकता है, लेकिन इम्परमिएबल का मतलब ये है जो नीचे वाली लेयर है वो क्या है, इम्परमिएबल है। जो नीचे वाली है वो इम्परमिएबल है। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, क्योंकि अर्थ में क्या होती है, जो प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट, वो मूव करती रहती है। तो उस वजह से हमारे क्या होती हैं, कुछ क्रैक्स बन जाते हैं। तो ये जो क्रैक्स बन जाते हैं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इस तरीके से, कुछ ओपनिंग्स बन जाती है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर टेबल का जो वाटर है वो नीचे जाके किसी जगह ऐसे करके स्टोर्ड हो जाता है रॉक्स में। ठीक है, ये पानी हम निकाल नहीं सकते, अभी तो नहीं निकाल सकते फिलहाल, क्योंकि रॉक में चले गया। तो हमने परकुलेशन पढ़ा, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, दिस इज माई डीप परकुलेशन। तो ये भी आपको समझ में आ गया डीप परकुलेशन क्या है। जनरली जो हमारे हैंड पंप्स होते हैं या सबमर्सिबल होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वाटर टेबल के रेंज में होते हैं। क्लियर, डीप परकुलेशन में नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वाटर टेबल के होते हैं। डीप परकुलेशन हम नहीं जाते, क्योंकि उसमें हमारा कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, और जाए भी क्यों, क्योंकि देखो ये डीप परकुलेशन है, निकलेगा अगर हम इसमें डालें, लेकिन ये रिचार्ज कहाँ से हो रहा है, ये हो तो ग्राउंड वाटर से ही रहा है ना रिचार्ज। डीप परकुलेशन कहाँ से रिचार्ज हो रहा है, ग्राउंड वाटर से हो रहा है। ठीक है, तो डीप परकुलेशन का जो पानी है वो एक तरीके से हमेशा फिक्स्ड होता है, स्टोर्ड होता है। बट जो ये वाटर टेबल का जो मैंने आपको लाइन बनाई है, ये अप एंड डाउन होती रहती है। अभी यहाँ पे रेन आ गई तो ये क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। कैसे अप हो जाएगा, कि जब वाटर आपका इन्फिल्ट्रेट हुआ सॉइल में, इन्फिल्ट्रेट सॉइल लेयर में इन्फिल्ट्रेशन हुआ, तो इसकी वजह से क्या हो गया, अब आपका एक नया वाटर टेबल, नई लाइन बन जाएगी वाटर टेबल की, क्योंकि पानी ज्यादा आ गया तो वो इस तरीके से अप कर गया। ठीक है, तो दिस इज अकर इन मानसून सीजन। तो मानसून सीजन में आपका वाटर टेबल क्या हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है। तो हम कहते नहीं है कि दिल्ली में वाटर टेबल रिचार्ज हो गया है, तो ये हमारा क्या है, राइज हुआ है यहाँ पे वाटर टेबल, तो ये हमारा रिचार्ज हो गया। क्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने अभी प्रेसिपिटेशन के टाइम पे पढ़ ली। ठीक, अब इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको और शिफ्ट करके बताता हूं आपको। अब आपका मैं बताता हूं कि रन ऑफ वगैरह होने के बाद ये सारे पॉइंट्स मैं यहां रख देता हूं। ठीक है, हमने ये इस तरीके का डायग्राम है। अब देखिए मैं वाटर जो ग्राउंड लेवल है उसको और कंटिन्यू कर रहा हूं। इस तरीके से, तो जो आपके लेक्स वगैरह होते हैं वो इस तरीके से, एक लेक यहाँ पे है, तो दिस इज योर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एक लेक है आपकी। ठीक है, क्या है, ये एक लेक है, दिख रहा है आपको, लेक। तो इस लेक का जो वाटर, इस लेक में जो वाटर हो रहा है वो कहां से रिचार्ज हो रहा है, वो कहां से रिचार्ज हो रहा है, सब सरफेस जो आपका वाटर था उसकी वजह से रिचार्ज हो रहा है। क्लियर, ये दिख रहा है आपको।
सिमिलरली अगर ये ग्राउंड वाटर टेबल, अब ग्राउंड वाटर टेबल का जनरली ये होता है कि जो लेक होता है, लेक में इस तरीके से यहां से, ठीक है, तो जब आपका मानसून सीजन आए, मानसून सीजन में पानी आपका इधर भी आएगा, ठीक है, तो ये यहां से क्या हो जाएगा, इसको क्या करेगा, रिचार्ज कर देगा, तो लेक को रिचार्ज कर देगा। तो समझ गए आप, मानसून सीजन में लेक हमारी क्या होगी, रिचार्ज हो गई। और एक हमारा क्या है, एक हमारा वाटर टेबल वो है जो समर में भी रहता है, वो इस तरीके का है, ये वाला समर ग्राउंड वाटर टेबल लेवल दिख रहा होगा आपको। तो ये क्या करता है, ये आपका प्रोवाइड करता है, जो रिवर होती है ना, रिवर या ओशन, उसको प्रोवाइड करता है ये वाटर। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज माई, इसको हमें फिर से पकड़ के यहां ले जाना पड़ेगा। अभी हम क्या बना रहे हैं, डायग्राम देखिए, ध्यान दीजिए इस डायग्राम को। अब रिवर क्या होगा, रिवर या ओशन आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, दिस इज योर रिवर ऑब्लिक ओशन। अब मैंने डायग्राम क्या बना रखा, मैंने क्रॉस डायग्राम बना रखा है, दिस इज माई वाई डायरेक्शन, दिस इज माई जेड डायरेक्शन, ठीक है। एक्स डायरेक्शन आपकी इस तरीके से होगी, वो मैं शो नहीं कर रहा हूं, तो क्रॉस डायग्राम बना रखा है ये मैंने। ये समझ में बात आ रही है आपको। तो जो समर में वाटर है, जो इस रिवर का लेवल होगा समर में, वो क्या होगा, यहां पे होगा, ठीक है। समर में क्या होगा, रिवर का लेवल जो होगा वो यहां होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको रिचार्ज कहां से कर रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल से जो पानी आ रहा है वो इसको रिचार्ज कर रहा है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये जो फ्लो है ग्राउंड वाटर टेबल में समर केस में, जो हमेशा रह रहा है, क्योंकि समर में सूखा पड़ता है, तो उस टाइम पे जितना वाटर की जो लेवल है, उसको, उस फ्लो को हम कहते हैं बेस फ्लो। क्या कहते हैं, बेस फ्लो। अब ये बेस फ्लो साल भर रहता है, ठीक है। एटलीस्ट इतना तो वाटर आपका रहेगा ही रहेगा इस रिवर में, एटलीस्ट, ठीक है। दिस इज योर समर समर लेवल, समर वाटर टेबल का जो लेवल है ये है समर, ठीक है। उसके बाद मानसून में क्या होगा, आप देखते होंगे कि जो राइज होता है वाटर में, उसकी वजह से जो नदी होती है उसमें भी डेप्थ इंक्रीज हो जाता है, लेकिन वो जो ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। डेप्थ इंक्रीज करने का मतलब उसमें वाटर डिस्चार्ज ज्यादा हो जाता है, तो डिस्चार्ज होने की वजह से उसकी विड्थ भी इंक्रीज होती है और डेप्थ भी। तो ये जो आपका ये वाली लाइन है, ये आपकी क्या है, मानसून की, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मैक्सिमम वाटर आया, तो इसको हम कह सकते हैं मैक्सिमम वाटर लेवल। क्या हुआ है, मैक्सिमम वाटर लेवल। एंड दिस समर लाइन को हम क्या कह सकते हैं, मिनिमम वाटर लेवल, ठीक है। इज इट क्लियर। तो दो ये चीजें आपने समझ ली होगी कि मिनिमम वाटर लेवल रिवर का और मैक्सिमम वाटर लेवल रिवर का किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंड ऑन, फर्स्ट चीज ध्यान दीजिए, फर्स्ट चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेसिपिटेशन पे, नोट कर लीजिए। फर्स्ट चीज डिपेंड कर रहा है प्रेसिपिटेशन। सेकंड चीज, इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लैंड। किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ लैंड, जिसके ऊपर प्रेसिपिटेशन गिर रहा है। तो फर्स्ट हमारा था प्रेसिपिटेशन, पी से डिनोट कर दिया मैंने से। प्रेसिपिटेशन कितना हुआ है, इसमें क्या आएगा आपका, अमाउंट आएगा, इंटेंसिटी आएगी, अमाउंट, इंटेंसिटी, डिस्चार्ज, ये सब हम इस पे पढ़ेंगे फ्यूचर में। तो ये हमने पढ़ लिया। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि ये जो प्रेसिपिटेशन है वो किसके ऊपर आ रहा है, यानी कि वो नेचर ऑफ लैंड, नेचर ऑफ लैंड, ठीक है, नेचर ऑफ लैंड। इसी को हम कहते हैं कैचमेंट एरिया। ये जो प्रेसिपिटेशन जिस एरिया के ऊपर गिर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, कैचमेंट एरिया। अब ये कैचमेंट एरिया की डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है आपका जो वाटर लेवल रिवर का या ओशन का होता है, वो डिपेंड करता है कैचमेंट एरिया की प्रॉपर्टीज पे एज वेल एज प्रेसिपिटेशन के अमाउंट पे। इज इट क्लियर टू यू। ठीक है, क्योंकि जब कैचमेंट होगा, कैचमेंट में आपका देखिए, अभी मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बना रहा हूँ, बाद में हम बड़े बड़े बनाएंगे। कैचमेंट में आपका क्या होगा, आपका सॉइल होगा, आपका वेजिटेशन होगा, वेजिटेशन कितना है आपका,
कंस्ट्रक्शन कितना आपने कर रखा है उस एरिया में, उस पर भी डिपेंड करेगा। जब सॉइल की बात करेंगे तो इसमें वॉइड रेशियो की बात आ जाती है, इसमें सैचुरेशन की बात आ जाती है, इसका टाइप की बात आ जाती है कि क्ले है, सॉइल है, सैंडी है, मतलब किस तरीके की सॉइल है, ठीक है। वेजिटेशन में आपके जो प्लांट्स हैं वो किस नेचर के हैं, अगेन दिस इज बियॉन्ड द सिलेबस बट आई एम जस्ट टचिंग द इंट्रोडक्शन पोर्शन। कंस्ट्रक्शन में जो कंस्ट्रक्शन किस टाइप का है, अगर आपने रेजिडेंशियल एरिया बना रखा है या आपने इस तरीके का एरिया बना रखा है कि आपने इस पूरे एरिया को कवर कर दिया विद ए कॉन्क्रीट, टॉप सरफेस को ही कॉन्क्रीट कर दिया, तो टॉप सरफेस को अगर आप कॉन्क्रीट से कवर करोगे तो जो आपका रन ऑफ होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, इफ आई कवर दिस लैंड विद दिस टॉप सरफेस ऑफ कॉन्क्रीट, ये मेरा क्या है, कॉन्क्रीट है पूरा का पूरा, कॉन्क्रीट का जंगल कहते नहीं हम आजकल, तो दिस इज माई कॉन्क्रीट का है। तो कॉन्क्रीट का आपको पता है द फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज मिनिमम, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट अगर मिनिमम होगा तो एब्रप्टली जो प्रेसिपिटेशन इसमें आया है वो रोल डाउन हो जाएगा डायरेक्टली। अब कंक्रीट क्या है, इम्परवियस लेयर है, तो कंक्रीट की वजह से इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस तो होगी नहीं, सॉइल में वाटर जाएगा नहीं, ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज होगा नहीं, तो जो सारा का सारा पानी है, प्रेसिपिटेशन का सारा पानी, वो किस फॉर्म में चले जाएगा, सरफेस रन ऑफ के फॉर्म में चले जाएगा। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से हमारे क्या होते हैं, डिजास्टर्स आते हैं, इसी वजह से तो हमारी फ्लडिंग आती है, क्योंकि हमारा जो पानी है वो एक सडनली एकदम से आ जा रहा है, तो एकदम से क्या हो गया, लेक क्या हो गया अपना फुल सप्लाई लेवल, ये इसका फुल सप्लाई लेवल था FSL, ठीक है, फुल सप्लाई लेवल से भी ऊपर आ गया, तो ये लेक का पानी क्या जाएगा, नीचे चले जाएगा, नीचे डाउन स्ट्रीम में क्या करेगा, फ्लडिंग करेगा। ये फ्लडिंग होने की वजह से फिर रिवर और जो ओशन है उसका लेवल भी फुल सप्लाई लेवल या मैक्सिमम वाटर लेवल से भी ऊपर हो जाएगा, तो वो अपने बैंक में जितने भी एरिया होंगे उनको क्या कर देगा, फ्लडेड कर देगा। तो दीज आर द कॉज विच इज अकरिंग नाउ डेज, वी आर कंस्ट्रक्टिंग सो मेनी थिंग्स and we are not providing open spaces, that's why the amount of runoff is very high as compared to subsurface flows and infiltration, hence we are facing disaster with water problems। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आजकल का एक सिनेरियो, ये मैंने आपको इस डायग्राम से समझा दिया, आपने ये डायग्राम अपनी कॉपी में इसी तरीके से बनाना है और इसको समझना है। नाउ मूव टू दिस फिगर, अब आप इस फिगर पे मूव करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो अब इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है, हमने प्रेसिपिटेशन कंप्लीट कर लिया है, हमने सरफेस रन ऑफ पढ़ लिया है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिखा रखा है कि माउंटेन्स के अंदर से भी आपका क्या होता है, सरफेस, ये माउंटेन के ऊपर सरफेस रन ऑफ है इन द फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं उनको हम, स्प्रिंग्स के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद वाटर टेबल के फॉर्म में भी हमने पढ़ लिया कि कैसे मूव करता है, डीप पर्कुलेशन भी हमने देख लिया, इनफिल्ट्रेशन भी हमने देखा है, ठीक है। उसके बाद ओशन में ट्रांसफर हो गया और ओशन से फिर से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, ठीक है। तो ये हमने एक चीज इसमें देख ली। अब क्या होता है, कुछ वाटर जो होता है वो हमारी ये वेजिटेशन है ये कंज्यूम करती है विद देयर रूट्स, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो लॉस होता है, ठीक है। तो जो आपने टोटल प्रेसिपिटेशन था उसमें से एक तो आपने इंटरसेप्शन लॉस निकाल दिया, दूसरा आपका जो लॉस है वो क्या है, ट्रांसपिरेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। कौन सी प्रोसेस को, जब वेजिटेशन एरिया में जो प्लांट्स हैं वो अपने रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, फूड प्रोसेस बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड देन रिलीज CO2, ठीक है, रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को रिलीज करती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू P इज इक्वल टू रन ऑफ वाटर प्लस इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। अब रन ऑफ में सरफेस और सब सरफेस आ गया, इसके अलावा प्लस इंटरसेप्शन लॉसेस प्लस ट्रांसपिरेशन, प्लस क्या आएगा, ट्रांसपिरेशन। तो ये हमारे क्या हो गए, टोटल प्रेसिपिटेशन का जो अमाउंट है वो इस इक्वेशन के बराबर हो गया, रन ऑफ प्लस इनफिल्ट्रेशन
प्लस लॉसेस, ये जो लॉसेस है इसको हम एक उसमें लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी एक और सिंप्लीफाई इक्वेशन लिखूं तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू रन ऑफ प्लस इनफिल्ट्रेशन प्लस लॉसेस। इज इट क्लियर? अब कल आप लोगों ने बोला था कि सर डैम्स को या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इनपुट प्रोवाइड करता है, तो इनपुट के लिए मुझे क्या चाहिए, इस पूरी इक्वेशन में, इस इक्वेशन 1 में कौन सी चीज को मैं डिपेंड करता हूं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, आई एम ओनली डीलिंग विद द रन ऑफ। मुझे बस ये पता होना चाहिए कि जो रन ऑफ है, अब रन ऑफ भी दो तरीके के होंगे, सरफेस एंड सब सरफेस, ठीक है। बट आपको पता है कि सरफेस और सब सरफेस भी क्या आता है, बाद में सरफेस के ऊपर ही आता है, कहीं ना कहीं से निकलता है। जैसे कि हमने यहाँ बात करी थी, ये कहाँ है, सरफेस के ऊपर ही आ गया, ठीक है, आ गया ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, रन ऑफ को वहां पे काउंट किया, क्योंकि सरफेस भी रन ऑफ, जो सब सरफेस है वो भी क्या आता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है एक वक्त बाद ट्रेवल करने के बाद। तो ये रन ऑफ है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब मुझे रन ऑफ निकालना कि मेरे पास कितना अमाउंट ऑफ वाटर आ रहा है उस पर्टिकुलर लोकेशन में, तो मैं क्या करूंगा, रन ऑफ इज इक्वल टू प्रेसिपिटेशन माइनस इनफिल्ट्रेशन माइनस लॉसेस। तो आप इस इक्वेशन को याद रखिएगा और इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हम हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। प्रेसिपिटेशन वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ रेन गॉज, ये हम नेक्स्ट आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे, रेन गॉज, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन we will study infiltration with the help of soil characteristics, soil mechanics में आप लोग पढ़ चुके हो चीज़ें, soil characteristics हम करते हैं। और losses हम लोग ये बताते हैं, losses के लिए हम GIS कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि कंस्ट्रक्शन एरिया कितना है। एंड जो लॉसेज होता है वो ऐसा तो है नहीं, शुरुआत में जो कंक्रीट पे जो हीट स्टोर्ड हो रही है वो तो हर जगह सेम होगी ना। सपोज ये एक बिल्डिंग है, दिस इज बिल्ट अप ऑफ कंक्रीट, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर इस पर्टिकुलर एरिया का मुझे पता है कि हीट कितनी है कंक्रीट पे, ठीक है, तो वो उसी से मैं इस पूरे एरिया को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो जीआईएस की हेल्प से क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन एरिया को फाइंड कर लेते हैं कि कितना कंस्ट्रक्शन एरिया उस पर्टिकुलर रीजन में है। ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी लैब्स में हम लोगों के पास इसकी वैल्यूज अवेलेबल होती है, तो हम उसको डायरेक्टली लॉसेस कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड देन वी गेट अवर total run of water, total discharge we will get. Is it clear to you? Yes, sir. So I think we have to stop this lecture here. Still we are not complete our types of precipitation, but कोई नहीं, ये चीज़ें भी important थी, ये छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे, क्योंकि इसमें हमने आगे की चीज़ें भी पढ़ ली हैं, तो this is okay for today's lecture.